हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं सीटेट 2023 के सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 22। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन एक आधी होगा जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही हैं जो कि आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके सीटेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा, यानी आप अगर शिक्षण में कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं क्लास में, तो अगर बच्चों की उसमें सहभागिता कम है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप क्या करेंगे बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, नए तरीके ढूंढने चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तीसरा कह रहा है ऑप्शन इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथा कह रहा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, सही बात है। आपको अपनी एक टीचर के अकॉर्डिंग, आपको अगर आप एक टीचर हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की जो सहभागिता है वो क्यों कम है, और उसको आपको बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। सहभागिता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नए तरीके ढूंढना चाहिए जिससे बच्चों की सहभागिता जो है आपकी शिक्षण पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको उसमें नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस पर विचार करना पड़ेगा, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे और आपको अपने अधिगम को बहुत ही रुचिपूर्ण बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। एक समावेशी कक्षा है जिस कक्षा में मतलब हर प्रकार के बच्चे हैं, हर संस्कृति से रिलेटेड हैं, जिनके अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, तो समावेशी कक्षा वही होती है। ठीक है, तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड कह रहा है तैयार नहीं करना चाहिए। थर्ड कह रहा है कभी कभी तैयार करना चाहिए। और फोर्थ कह रहा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका फोर्थ वाला, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समावेशी कक्षा वह शिक्षा होती है जिसको आपको पता है कि जिसमें क्या होता है, विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि बहुत सारे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, मतलब हर प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे, बहरे बच्चे मिलेंगे, प्रतिभाशाली बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी समावेशी शिक्षा। इस समावेशी शिक्षा का जो आप कहेंगे, इसकी जो योजना बनाएंगे छात्रों की, उससे क्या बनाएंगे, उसकी बुद्धि लब्धि, शैक्षणिक स्तर, उनकी योग्यता, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार क्या बनेगा आपका, एक समावेशी कक्षा में एक टीचर जो होगा वो विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करेगा, सक्रिय रूप से बिल्कुल तैयार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया, तो सेकंड का जो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या है, डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। डिसलेक्सिया को हिंदी में आप बोल सकते हैं कि पठन वैफल्य बच्चे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे भी बन सकता है, या तो वो डिसलेक्सिया लिख के दे देगा या फिर ये लिख देगा पठन वैफल्य, मतलब जिन बच्चों को पढ़ने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उनको उस बीमारी से ग्रसित बच्चों को हम लोग डिसलेक्सिया बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे 20 में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया है कि डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण पूछ लिए गए हैं, क्या है प्राथमिक लक्षण। तो फ्रेंड्स, इसमें प्राथमिक लक्षण आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट कह रहा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराया। ठीक है, दूसरा न्यून अवधान विकार, तीसरा अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या फिर चौथा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में। ये पढ़ना लिखा हुआ है, ये वाला पढ़ना है, प और ये वाला ड़ा है, ठीक है, ये पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसको रीडिंग करने में, जो आपकी रीडिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक से रीडिंग नहीं कर पाता है, वो अटक अटक के रुक रुक के पढ़ता है। उन बच्चों को, वो बच्चे जो होते हैं वो आपके डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो आपका थर्ड का जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, ये मैं पहले भी सीटेट का एक प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्टिंग में कराए हैं, जो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। अब आप बताइए ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित नहीं है, या फिर पूर्णतया अलग हैं, या स्वतंत्र हैं, या सन्निहित हैं, बताइए क्या है ये। तो इसमें आप बताइए, जो आपका संवेग और संज्ञान है वो क्या होता है, एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है, या फिर बिल्कुल स्वतंत्र होता है, या एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्णतः सन्निहित होते हैं। क्योंकि संज्ञान का मतलब क्या होता है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करके उनका रूपांतरण, जो मतलब हमारे अंदर जो कुछ हम जो सूचनाएं हमारे अंदर जो मिल रही हैं, हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका क्या कर रहे हैं, हम रूपांतरण कर रहे हैं, उसको मतलब दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, उसको हम बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे हमें मिल रही हैं, हम उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबका आप कह सकते हो पूरी तरीके से जो प्रयोग होता है सबको मिला के, ठीक है, वो होता है आपका संज्ञान। और संवेग क्या होता है, व्यक्ति की बहुत सारी उत्तेजित अवस्था जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, संवेग। जैसे कि गुस्सा करना, हमने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी आपको बताया था, गुस्सा करना, रोना, बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, है ना, जो बोलते हैं ना अपन लोग, तो ये क्या होते हैं, आपके संवेग होते हैं। संवेग में क्या होता है, आपके शरीर में परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं संवेग में, ठीक है। तो ये संवेग आप ध्यान रखिएगा, संवेग में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों से ही बालक के बारे में हम क्या करते हैं, ज्ञान, मतलब आप उसके बारे में ज्ञान आपको मिल सकता है कि बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसका, ठीक है। तो बालक, आप कह सकते कोई भी बच्चा क्या और कैसे क्या अनुभव कर रहा है, क्या फील कर रहा है वो बच्चा, ये चीजें आप क्या संवेग के अंतर्गत आप जान सकते हैं। और इसी से क्या होगा, मतलब आप कह सकते हो कि संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे में बिल्कुल समाहित है। यह क्या है, आपका बेस्ट ऑप्शन, आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, संरचनावादी ढांचे में अधिकतम प्राथमिक रूप से क्या होता है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या फिर यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन पर केंद्रित है, या फिर अनुबंधन द्वारा अर्जित है। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड में पढ़ा रही हूँ या बहुत स्पीड में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार देख सकते हो, या दोबारा से प्ले करके आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए फ्रेंड्स। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जितने भी मैंने अपने वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैं आपको एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि अब मैं आपका यहाँ पर एक और बैच स्टार्ट करूँगी आपका, जिसमें आपका जो बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उसकी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगी, जिसमें आपको उसके साथ साथ आपको यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आपको यहाँ पर एक बैच और स्टार्ट करेंगे, एक बैच और आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मेरे चैनल को दूसरों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस टाइम पर चाहिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो क्या कह रहा था, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, तीसरा है प्रबलन पर केंद्रित है, चौथा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो अब इसमें से आपको बताना है कि वो किस पर आप सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि जो संरचनावादी ढांचा है वो अधिगम का प्राथमिक रूप है, ठीक है। तो आप इनका देखिए, यहाँ पे जो फिफ्थ का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन होगा इसमें बिल्कुल ए क्या कह रहा था, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर संरचनावादी ढांचा जो है वो केंद्रित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अनेकों घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए।
बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ सिद्धांत हैं सहज अनुभूति सिद्धांतों में हैं, उन पर उनको शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, या फिर दूसरा कह रहा है बच्चों की इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, तीसरा कह रहा है आपका कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, चौथा कह रहा है बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आ गया दंडित। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दंड तो बच्चों को आप बिल्कुल देना ही नहीं है, किसी भी बच्चों को आपको पनिश तो बिल्कुल नहीं करना है। तो थर्ड ऑप्शन तो सबसे पहले देखते ही साथ ये वर्ड देख लीजिएगा, दंड आ गया, दंडित आ गया, आपको यहीं पे आपको कट लगा देना है, इसको तो बिल्कुल नहीं करना है, इस पर क्रॉस लगा देना है देखते ही साथ। ठीक है, तो अब बताइए, अब बचे हैं आपके पास तीन ऑप्शन, तीन में से अब बोल रहा है बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा एक टीचर के लिए, कि टीचर को क्या करना चाहिए। उन्होंने बच्चों ने कोई एक सहजानुभूतिपूर्ण सिद्धांत जो बनाया है किसी घटना के बारे में, बहुत सारी घटनाओं के बारे में उन्होंने एक सिद्धांत बनाया है, तो आप टीचर होने के नाते एक शिक्षिका को आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, है ना। जो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा जो बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत जो हैं वो क्या है, एक संदर्भ में टीचर को क्या करना चाहिए, उस घटना के प्रतिकूल प्रमाण और जो आप कह सकते हो उनके एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, और इन जो सारे सिद्धांत को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए कि बच्चों को इसके लिए उन्हें दंडित कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। और ठीक है, कभी दंड नहीं देना है। ठीक है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है, और उनको क्या करना है, बार बार याद करने के लिए भी नहीं कहना है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ना तो उनको पनिश करना है, ना ही उन्हें उन चीज़ों के लिए बार बार रटने के लिए कहना है। ठीक है, तो क्या करना है, उनको एग्जाम्पल देना है, आपको उनको प्रतिकूल मतलब बढ़िया उनको जो रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन उनके सामने रखना है, बच्चों के सामने आपको अपना। ठीक है, और उनको मोटिवेट करना है उनके द्वारा किए गए काम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें सिक्स का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आपका 7th, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ये तो मैं पहले भी बताया था मैंने आपको, पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया है, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि छात्र, उसमें इस टाइप से नहीं था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा दिया है मैंने, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होता है, वो जिसकी में सबसे पहले बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों की जो अनुभव होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, दूसरा कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तीसरा कह रहा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, और चौथा कह रहा है यंत्रवत याद करना। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए यहीं पे आ गया ना, बच्चों के अनुभव को, जहाँ भी बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है चार ऑप्शन में से, वो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल बेस्ट होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता पूछी थी। छात्र केंद्रित मतलब जिसमें बच्चों को प्रेफरेंस दिया जा रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7th का जो होगा वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत, फ्रेंड्स ये वर्ड देखिए आप, क्या कह रहा है वो, ये संरचनावादी सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, दूसरा कह रहा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, तीसरा कह रहा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, चौथा कह रहा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की क्या है, एक प्रक्रिया है। अतः क्या है, अधिगम के द्वारा व्यवहार के जो सभी क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक बोलते हैं जिनको अपन लोग, ठीक है, तो इसमें जो है आप आवश्यक परिवर्तन आप कर सकते हो इन सब में। ठीक है, तो अधिगम एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका अधिगम होता है एक सार्वभौमिक और एक कंटिन्यूसली चलने वाली
प्रोसेस होती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 9th, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण। अब ये समझिए फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण वो जो होते हैं जिनमें आपको स्पष्ट उदाहरण, जिसमें पहले आप बिल्कुल एग्जाम्पल दो बच्चों को, उसके बाद कोई चीज़ आप उसके बारे में समझाओ। और गैर उदाहरण मतलब आप बिना एग्जाम्पल के बच्चों को आप टॉपिक समझा रहे हो, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो आप। तो ये हो गया आपका उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण। अब वो बोल रहा है कि विद्यार्थियों को ये एग्जाम्पल देने के क्या परिणाम होते हैं, देना और नहीं देने के क्या एग्जाम्पल होंगे, आप क्या परिणाम होगा इसका, वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा कह रहा है जब धारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। और तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है ये, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स अलग हो गया, ये एक ही है अवधारणाओं की, ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, समझ में अभाव पैदा करता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी। ये क्या है, अवधारणाओं में, ये सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा था, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है ये बताइए, यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो फ्रेंड्स इसका जो 9th वाले का सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने का दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दूसरा, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। तीसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। चौथा, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अच्छा, दंड देना और पुरस्कार देने से बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है अधिगम में, उनकी गतिविधियों में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बच्चों को इन गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार अगर हम उन्हें हम पुरस्कार दें या उन्हें हम दंडित करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा हो जाएगी, उनकी उसमें कमी हो जाएगी। जो उनका इंटरेस्ट होगा ना बच्चों का अधिगम में, जो उनका इंटरेस्ट होगा और जो उनकी आप कह सकते हो उनके अंदर जो जिज्ञासा होगी ना, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप उन्हें पुरस्कार दोगे या उन्हें दंड दोगे तो इससे क्या होगा, उनमें कमी हो जाएगी। और अधिक पुरस्कार पाने से क्या होता है, बच्चों की जो गतिविधियां होती है ना, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको करने की जो जिज्ञासा में रुचि क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इससे बच्चा यह सोच लेता है कि वह क्या होगा, वह क्या आता है, मतलब अगर उसको बार बार आप पुरस्कार देते जाओगे तो उसके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि वो तो बहुत बेस्ट है ना। और अधिक दंड देने से बच्चे में क्या हो जाएगा, हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, कि मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आ जाएगी कि वो बार बार उसको दंड मिलता रहता है। तो इससे उसको अपने आप में क्या होगा, बहुत ही उसके अंदर कुंठित भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे आप क्या कह सकते हो, तो जो 10th वाले का जो होगा आपका, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो 10th का जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन सीडीपी के, जो कि आपके सीटेट के मोस्टली प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि आपको आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।